एक सर और थे जिन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हैं, फ़िलहाल आपकी शादीशुदा हैं? मैंने कहा सर मैं शादीशुदा हूँ। तो उन्होंने पूछा कि दिल्ली में कौन कौन सी समस्याएं हैं, आप मुझे 3 समस्याएं बताइए। तो बस ये बता दीजिए आपकी जर्नी कब स्टार्ट हुई थी। देन आपने बताया कि आप मैरिड हैं, तो खास करके बहुत इशू होता है, फैमिली प्रेशर होता है, तो क्या आपके साथ में भी हुआ, और अगर हुआ है तो आपने कैसे हैंडल किया? इस बीच में अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम रही थी, क्योंकि मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैं क्या कर, एक होती ना जो एक ऑर्थोडॉक्स सोच होती है ना लोगों की, तो वो तोड़ी उन लोगों ने कि बेटी बहू कुछ नहीं है। हालांकि कितने सारे केसेस हो रहे हैं, लोग अपने बहुओं को लेके जा रहे हैं वापस। हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है 2019 के इंटरव्यू चल रहे हैं। आज दिनांक है 25 सितंबर। मैम जस्ट अभी इंटरव्यू दे के आए हैं। मैम से जानेंगे कैसे प्रश्न पूछे गए, कैसे तैयारी की, सारी चीज़ अब इस इंटरव्यू में कवर करने वाले हैं, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। शुरुआत करने से पहले मेंशन करना चाहूँगा, अगर आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उससे नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक पे दिया गया है, क्योंकि हम जो टॉपर्स के नोट्स हैं कॉपियाँ शेयर करते रहते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। मैम से जानेंगे उनका परिचय और उनकी पृष्ठभूमि के बारे में। मेरा नाम पूनम नागर है और मैं ग्वालियर ज़िले से हूँ, और ये MPPSC 2019 ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है। मेरा जो बोर्ड था वो मेहरा सर का पढ़ा हुआ है, जो अध्यक्ष हैं हमारे MPPSC के, तो उनके बोर्ड में था। क्वेश्चन बहुत अच्छे रहे हैं। जैसे क्वेश्चन की बात करें, शुरुआत कहाँ से हुई वहाँ से बता दीजिए। जैसे आपने बोर्ड में एंटर किया तो क्या क्या प्रतिक्रिया हुई, कैसे प्रश्नों की शुरुआत हुई? जी, मैंने सर से वही जो ग्रीट करते हैं उनको कि मैं कमिंग सर, वो सब होने के बाद सबसे पहले स्टार्टिंग करी है हमारे मेहरा सर ने स्टार्टिंग की है। उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि हॉबी क्या है आपकी, तो हॉबी से स्टार्ट किया। मेरी पेंटिंग हॉबी थी, तो उन्होंने पूछा कि बताइए हमारे मध्य प्रदेश में अभी किस किस को पेंटिंग में अवार्ड मिला है, तो उस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। उससे मेरे हॉबी से केवल पेंटिंग से पूछा गया। और क्या पेंटिंग भी बनवाई थी क्या आपसे? नो, ऐसा कुछ नहीं था। वो जस्ट अभी लंच करके बैठे हुए थे, तो उन्हें मतलब बहुत ही नॉर्मल माहौल थे, बस आए, उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया मेरे पेंटिंग हॉबी से। तो हॉबी के क्वेश्चन उन्होंने पूछे। हॉबी से उन्होंने बस ये कौन कौन से अवार्ड मिले हैं और कौन कौन सी पेंटिंग है और नाम बताइए चित्रकार कौन कौन से हैं। तो मैंने अपने MP के जो भी चित्रकार थे, स्पेशली जो अपने आदिवासी चित्रकार हैं, जनजाति चित्रकार हैं, उनके बारे में उनको बताया। उसके बाद एक सर और थे जिन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हैं, फ़िलहाल आपकी शादीशुदा हैं? मैंने कहा सर मैं शादीशुदा हूँ। तो उन्होंने पूछा कहाँ रहते हैं? मैंने कहा सर ऐसे दिल्ली में, मेरे ससुराल मेरा दिल्ली में है। तो उन्होंने पूछा कि दिल्ली में कौन कौन सी समस्याएं हैं, आप मुझे 3 समस्याएं बताइए। तो फिर मैंने 3 समस्याएं, मेरी मेन तो वही थी कि वहाँ पे एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, और तीसरी समस्या वहाँ पे कि लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए, जॉब के लिए और स्कूलिंग के लिए तो वो दिल्ली जाते हैं। तो उस वजह से वहाँ कहीं ना कहीं जो मलिन बस्तियाँ हैं ना, उनका निर्माण हो चुका है, क्योंकि जगह छोटी है और लोग बहुत ज़्यादा है, क्राउडेड सिटी है वो। तो वो उनको बताया। तो सर ने वहीं काउंटर पे मुझसे बोला, मतलब काउंटर क्वेश्चन में, कि आप इन सब का समाधान भी बताइए। तो मुझे उन तीनों का समाधान, क्योंकि वो तीनों कहीं ना कहीं एक ही चीज़ से मिले हुए हैं, वही ट्रैफिक क्राउड कर रहा है, वही क्राउड कहीं ना कहीं वो एक ही चीज़ से मिले हुए हैं, तो सबका आंसर्स बताया। तो वो मुझे लगा कि सर उससे सेटिस्फाई हुए कि उन्होंने पूछा कि तो एक ना प्रशासक का क्या रोल होता है कि वो क्या क्या ठीक कर सकते हैं। तो जो मैंने स्टेप बताया सर ने उसमें मतलब स्माइली पास करी। कोई सिचुएशन बेस्ड प्रश्न हुए? यही सिचुएशन ही था एक तरीके से कि आप वहाँ होती, अगर ऐसी समस्या आपके ज़िले में आ जाए तो आप बताइए इस ज़िले में आप कैसे ठीक करेंगे, तो आप स्टेप बताइए। तो मैंने सर को तीनों समस्याओं के सर को स्टेप बताए। फिर एक और सर थे जिन्होंने मुझसे पूछा कि आपका सब्जेक्ट है बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है आप ये बताइए। तो मैंने उसकी बताया सर को बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है पूरी तरीके से। फिर उन्होंने पूछा कि बताओ बॉटनी और बायोटेक्नोलॉजी डिफरेंस क्या है, क्योंकि मेरा जो मेरा ग्रेजुएशन है उसमें बॉटनी में मेरा सब्जेक्ट रहा है। तो उन्होंने बॉटनी का पूछा, तो सर को बताया कि भाई बॉटनी और बायोटेक्नोलॉजी डिफरेंस क्या है। बॉटनी स्टार्टिंग है, दोनों ही ब्रांच है बायोलॉजी के, लेकिन बॉटनी में सिर्फ प्लांट्स का अध्ययन वो होता है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी में उसमें टेक्नोलॉजी मिल जाती है। तो वो बताया। फिर सर ने मुझे थोड़ा आगे करते हुए सर ने पूछा बायोटेक्नोलॉजी में और क्या क्या हो रहा है, कृषि में बताइए, कृषि में बायोटेक्नोलॉजी का क्या आप कह सकते हो, क्या लाभ है। तो सर को वो बताया कि सर ऐसे ऐसे कुछ ऐसी क्रॉप्स बनाई जा सकती हैं। तो वो सारी चीज़ें सर ने बताई। तो मतलब ओवरऑल सर ने मुझसे करेंट का तो आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया मुझसे, कोई योजना से संबंधित? कोई योजना संबंधित नहीं, बल्कि हाँ जो कार्डे का था, जो भी 22 तारीख को जो भी नो कार्डे चला है, वो ज़रूर उसका मैंने मेंशन किया था उसका पॉल्यूशन को लेके। तो सर ने फिर उससे मुझे काउंटर पूछा था उसके बारे में बताइए, तो वो सबको बताया। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा रहा और दोनों सर मुझे लगा था कि वो थोड़ा सेटिस्फाई हुए हैं। हालांकि उतना ज़्यादा वो एक्सप्रेसिव नहीं होते कि सामने से वो बहुत ज़्यादा बताए, तो वो तो नहीं था,
लेकिन ओवरऑल सर ने बोला आप जा सकते हो, तो मैंने सर को ग्रीट किया, सर ने बोला ओके बढ़िया। थोड़ा सा मेंस का बता दीजिए मुझे, मेंस का क्या स्ट्रेटजी था, शॉर्ट में बता दीजिए। मीन्स की स्ट्रेटजी मेनली देखा जाए तो पहले तो यही जो सब बताते हैं कि बुक्स बहुत ही लिमिटेड होना चाहिए। बुक्स नोट्स जो भी हो, जैसे मैं बताऊंगी मैंने नोट्स ज़्यादा नहीं बनाए हैं, लिटरली मैंने नोट्स ज़्यादा नहीं बनाए हैं। साइंस के मैंने नोट्स बनाए हैं, बहुत ही मतलब पर्टिकुलर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं जिनको मैंने नोट्स बनाया, वरना एमपी की तो मैंने बुक्स ही रखी, उस बुक्स को ही मैंने 10 बार मतलब अच्छे से उसको लगाया है और उसी में मैंने अंडरलाइन करी है। तो जितना बहुत लिमिटेड हो मेंस का। और फिर मेंस का एक ही फंडा होता है कि आप टाइम देखो और क्वेश्चन आंसर्स देखो। आंसर्स ऐसे होने चाहिए आपको कि टाइम के हिसाब से आप सारे आंसर कवर कर सको। जैसे मेरा एक मैं कहूँगी वो मेरा मेंस में फ़ायदा रहा है कि जैसे मैंने क्या किया कि मेंस के आंसर करते समय मेरा 2019 वाला सिलेबस था, तो मैंने स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन 3 मार्कर पहले मैंने देखे। 3 मार्कर में मुझे आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, जस्ट बेसिक, मैं उसमें टाइम नहीं लगाया। 3 मार्कर को जस्ट मैं करती गई, मैंने हटाया, तुरंत मैंने 6 मार्कर पे आई। 6 मार्कर के मैंने 4 क्वेश्चन अच्छे किए, क्योंकि राइटिंग बहुत उसमें कहीं ना कहीं सामने वाले को समझ में आना चाहिए और स्टार्टिंग में आपका माइंड बहुत अच्छे से चलता है। तो मैंने 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे से किए, पूरी तरीके से उतना ही वर्ड लिमिट रखी कि ज़्यादा 100 के बहुत ऊपर ना चले जाएँ टाइम के हिसाब से। और तुरंत मैं 15 मार्कर्स पे जंप कर गई। 15 मार्कर्स में भी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, 15 मार्कर्स पे मैंने ध्यान दिया। उसके बाद जो वो 6 क्वेश्चन बच गए थे ना टाइम के हिसाब से कि भाई आधा घंटा बचा है, तो फिर वो 6 मार्क्स जो 6 मार्कर थे फिर मैंने उनको किया। तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं देखा जाए तो मेरा स्टार्टिंग में राइटिंग अच्छी रही और फिर जो टाइम बचा उसमें मैंने 3 मार्कर वापस अपने कंप्लीट किए, क्योंकि जो वो याद आ गए होंगे ना मुझे, तो वो मैंने कंप्लीट किए। तो कहीं ना कहीं राइटिंग मेरी ठीक लगी, जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरी स्टार्टिंग खोलते समय राइटिंग अच्छी लगी है। और वर्ड लिमिट में मैंने बहुत ध्यान रखा है इस बार। टेस्ट सीरीज ज़्यादा तो नहीं लगाई थी, लेकिन ये सोच के लगाई थी कि मुझे टाइम के अकॉर्डिंग कंप्लीट करना है पेपर। और टॉपिक में जो भी आ रहा है, ज़्यादा फैक्ट अगर नहीं आ पा रहे तो कम से कम कोशिश करना कि वो कंप्लीट हो जाए, वो आंसर कंप्लीट हो जाए। तो मेंस का मेरा ओवरऑल अच्छा ही रहा है, क्योंकि थोड़ा स्पीड अच्छी हो गई थी, राइटिंग भी ठीक थी, तो मुझे लगा कि मेंस मेरा अच्छा गया। और मेंस का 1 से 2 मिनट और लेना चाहूँगा मैम, आपको जाना है मुझे पता है थोड़ा सा। तो बस ये बता दीजिए आपकी जर्नी कब स्टार्ट हुई थी। देन आपने बताया कि आप मैरिड हैं, तो गर्ल्स में खास करके बहुत इशू होता है, फैमिली प्रेशर होता है, तो क्या आपके साथ में भी हुआ, और अगर हुआ है तो आपने कैसे हैंडल किया। 2017 में मैंने ज्वाइन किया, ये जो मुझे सिविल सेवा करनी थी इसके लिए 2017 में मैंने ज्वाइन किया। और मेरा जो 2018 था उसमें मैंने मेंस भी दिया है। फिर 2019 का ये 2019 का इंटरव्यू है। इस बीच में अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम रही थी, क्योंकि मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। स्टार्टिंग में किसी को नहीं बताया था। 3 घंटे की कोचिंग ज्वाइन की थी ग्रेजुएशन के बाद, और उसके बाद जब मैंने मेंस की स्टार्ट करी तो वो 12 घंटे की स्टडी होती है। तो वहाँ सबको पता चल गया कि ये कब कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। तो उस समय फैमिली का स्टार्टिंग में ज़रूर था कि क्या पढ़ाई, कौन सी पढ़ाई, क्योंकि शायद मेरी फैमिली में या मेरे आसपास के लोगों में मैं ही अकेली हूँ जो इस वाले फील्ड में कदम रखा है। तो स्टार्टिंग में बहुत लोगों को समझाया, शुरुआत में तो कोई नहीं माना, लेकिन मम्मी पापा मेरे बहुत सपोर्टिव हैं। उनके सपोर्ट से धीमे धीमे मैंने एश्योरेंस दिया सब लोगों को कि भाई मैं ये चीज़ करना चाह रही हूँ, और जहाँ आपको लगे कोई चीज़ गलत हो रही है वहाँ आप मुझे स्टॉप कर देना। तो वो एक होता ना कि लोगों को, फैमिली को बिलीव में लेना, उनको थोड़ा ट्रस्ट दिलाना कि भाई मैं जो कर रही हूँ बहुत सही कर रही हूँ। और फिर धीमे धीमे मेरी फैमिली मेम्बर, जो भी मेरी दादी, मेरी पूरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव। उसके बाद उन्होंने साथ दिया, फिर मेरी प्रिपरेशन चलती गई। फिर मेरी 2021 में मेरी शादी हुई है। मेरे जो इन-लॉज़ हैं बहुत सपोर्टिव है, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मेरे हस्बैंड, मेरी मम्मी पापा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मतलब एक होती ना एक ऑर्थोडॉक्स सोच होती है ना लोगों की, तो वो तोड़ी उन लोगों ने कि बेटी बहू कुछ नहीं है। हालांकि कितने सारे केसेस हो रहे हैं, लोग अपने बहुओं को लेके जा रहे हैं वापस, लेकिन नहीं, उनका क्लियर है, उन्हें पता है अपनी परवरिश पे और चीज़ों का पता रहता है कैसा बैकग्राउंड है कैसा नहीं है, तो लोगों को विश्वास हो जाता है। आप बस लगे रहो तो उनको दिखेगा कि आप मेहनत कर रहे हो और आप आगे बढ़ोगे, तो धीमे धीमे सब आपकी मतलब पीछे चलने लगते हैं और सब आपको सपोर्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम रही है, लेकिन आज सब मेरे साथ हैं और सब बहुत सपोर्टिव। सब चाहते हैं कि नहीं इस बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर करो, तो बहुत सपोर्टिव है। तो ओवरऑल मेरी जर्नी चल रही है। अभी इस होप्स हो कि इस बार इंटरव्यू मेरा अच्छा गया है, हो जाए, नहीं है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट है। स्पेशली बस एक और मैसेज चाहूँगा कि जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बस कुछ शॉर्ट में कुछ मैसेज दे दीजिए आपका, जो क्योंकि यहाँ तक पहुँचना कहीं ना कहीं संघर्ष भरा रहा है आपकी कहानी। तो कुछ नहीं, खुद पर विश्वास रखो, धीमे धीमे अगर कोई हर्डल अगर लग रहा है तो वो भी समय के साथ चला जाएगा। क्योंकि ना एक ही मेन चीज़ होती है कि गिव अप नहीं करना है।
आप क्या ना जस्ट पहुंचने वाले होते हो ना, आप वहीं गिव अप कर देते हो। जैसे मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, एट लास्ट उन्होंने गिव अप कर दिया, मे बी उनका इस बार हो जाता। गिव अप नहीं करना है, धीमे धीमे धीमे, फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, आप में कमियां होंगी, सुधार करो, फिर धीमे धीमे करो। क्योंकि देखो सब ने अपनी अपनी थोड़ी दे रखी है कि भाई इतना पढ़ना है, उतना पढ़ना है, वो आपको डिसाइड करना है आपको कितना पढ़ना है। वो यूट्यूब में मिल जाएगा, भरपूर मिल जाएगा। बस मेन चीज़ है गिव अप नहीं करना है। कुछ भी चीज़ें हो सकता है नेक्स्ट वाले में हो जाए, हो सकता है नेक्स्ट वाले में, क्योंकि होगा ज़रूर, ये कन्फर्म है। आप लगे रहो, पहली बार में नहीं होगा, अपने इसमें पैर रखा हुआ है तो फिर ये सोच के जाओ कि जब तक करना है, जब तक हो नहीं जाएगा, छोड़ना नहीं है इसको, तो होता ज़रूर है। ओके, थैंक यू सो मच मैम, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। मुझे लगता है जो भी एस्पिरेंट्स सुन रहे हैं, खास करके गर्ल्स के लिए आप एक इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी, और जल्द आपसे मिलेंगे, आपका सिलेक्शन होगा, हमारी पूरी शुभकामनाएं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वापस से मेंशन करना चाहूँगा टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि उसमें टॉपर्स के नोट्स, कॉपियाँ वगैरह शेयर करते रहते हैं, तो आप जुड़ जाइए।